वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए कि अगर कोई है जिसने अभी सब मेस्ड अप कर रखा है, जैसे आपने बोला कि सैलरी बढ़ी और उसके साथ खर्चे बढ़ा लिए हैं ऑलरेडी, ईएमआईज चल रही हैं ऑलरेडी, तो अब उस चीज को उनको कैसे करेक्ट, कौन सी वो हैबिट्स हैं जो वो बिल्ड होंगी जिनसे वो डिसिप्लिन आएगा, जिससे कि वो शुरुआत कर सकते हैं वेल्थ बिल्डिंग की तरफ जा सकते हैं। मैम अभी ना मेरा वजन ऑब्वियसली बहुत बड़ा हुआ है। आई डेंट, जैसे कुछ लोग पैसों पे ध्यान नहीं देते, मैंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो मैंने अब बोला कि मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू समथिंग अराउंड इट, ठीक है। सो फर्स्ट आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग अराउंड इट, तो ये पहला स्टेप होता है। स्टेप 2 होगा कि मुझे वेइंग मशीन पे चढ़ना है, तो वेइंग मशीन पे चढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा वजन है कितना, तो मुझे एक नंबर दिखेगा सामने, समझो वो नंबर 90 है कि मेरे पास 90 kgs का वेट हो चुका है, आई शुड बी 78, नाउ आई एम 90, तो मुझे पता चल गया, कॉन्शियसनेस आ गई, और अब मुझे जाना 78 पे, तो मुझे 12 किलो कम करना है, उसका एक प्लान बनाना है, कितने टाइम में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड आई हैव टू फॉलो इट विद डिसिप्लिन, दैट्स इट। सेम इज विद इन्वेस्टमेंट्स। पहले आज आप तय करो कि आई वांट टू चेंज माय इन्वेस्टमेंट हैबिट, आई वांट टू गेट वेल्दी, या फिर आई वांट टू रिटायर, तो ये पहले तो तय करो। तय करोगे तो आप वेइंग मशीन पे चलो। हमारा वेइंग मशीन है बजटिंग। आप बजट लाओ कि आज अगर आपका 100 रुपए खर्च करता है तो वो कहाँ जा रहा है मेरा पैसा। पहले कॉन्शियसनेस लाओ। हो सकता है उसमें बहुत वेस्टेड एक्सपेंसेस हो सकता है बहुत ज्यादा सिगरेट दारू पी रहे हो, जिसको आप कट डाउन कर सकते हो। मैंने कहा जीरो कर दो, हो सकता है आप उसको कट डाउन कर सकते हो। टुडे मे बी यू आर स्पेंडिंग 40-50,000 जस्ट गोइंग आउट ऑन पार्टीज, यू कैन कट दैट, ठीक है। यू मस्ट बी स्पेंडिंग ऑन थिंग्स विच यू आर नॉट अवेयर कि आप यूज भी कर रहे हो। न्यूज़पेपर आ रहा है, या फिर 10-12 OTT के सब्सक्रिप्शंस लगे हुए हैं, या फिर आप स्विगी जोमेटो से बहुत मंगा रहे हो, इनको आप कट डाउन, मतलब देन यू कैन आइडेंटिफाई कि यार ये मेरे को प्लेसेस मिल गई हैं जहां मैं कट करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, लोगों का विजन और लोगों का बजट दोनों अलग है। मैं ऋतिक रोशन जैसी बॉडी तो चाहता हूँ, पर मैं 9 बजे से पहले उठ नहीं सकता मैम, तो बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टरी इन नेचर। then I cannot have a vision to become like Hrithik Roshan. If I have to become like Hrithik Roshan, then I have to work out like him, I have to live like him, I have to eat like him, तभी मैं बन पाऊंगा शायद। पर अगर मैं विपरीत जा रहा हूं तो मैं बिल्कुल नहीं बन पाऊंगा ना। इट्स लाइक आप यहां से जाएंगे करनाल जाना है आपने, अब आप गाड़ी घुमा लो वृंदावन की तरफ, तो आप करनाल कैसे पहुंचोगे? इट्स इम्पॉसिबल। गाड़ी तो चल रही होगी, but you will not be reaching Karnal anytime soon. So same is with this. So get the consciousness, get your budget right, vision रखो अपना, आपको खर्चा कहाँ करना है, कहाँ पैसा डालना है, आपको हैप्पीनेस क्या चीजें देती है। मैं काफी बजट्स देखता हूँ जहाँ पे 10-10 हजार रुपए महीना ये फालतू चीजों में जा रहा होता है, और वो व्यक्ति चाहता है कि मैं रॉयल एनफील्ड बाइक खरीद लूं, और वो रो रहा है, तड़प रहा है, उसके दोस्त खरीद चुके हैं, उसके बचपन का विजन था धड़ 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 आवाज सुननी है मेरे को, यू नो यंग बॉयज को होता है कि यार मेरे को एक अच्छी बाइक लेनी है, तो भाई लेना, किसने मना किया। बट ये 10 हजार जो तू फालतू खर्चा कर रहा है उसको अदा कर ले, 5,000 रुपए की EMI में डाल देना बाइक, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू एंजॉय व्हाट यू वांटेड टू। मुझे लोग आगे बोलते हैं सर आप बोलते हैं SIP करो SIP करो, तो आज नहीं जिए क्या? आज जियो, किसने मना किया? जियो। कॉन्शियसनेस लाओ ना, कहाँ वेस्ट कर रहे हो उसको काटो, जो विजन है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करो, बस एज सिंपल एज दैट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? क्योंकि जैसे मैंने सुना है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे मोस्टली हम ट्रेडिशनल फैमिलीज में हम लोग क्या करते हैं कि हमको लगता है कि पैसा आया गोल्ड ले लो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है FD कर लो, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन होता है RD कर लो। जो हमारे सेफ साइड चलते हैं सब, हमारे जो नॉर्मल फैमिलीज हैं सब लोग, वो लोग यही करते हैं कि या तो गोल्ड लेंगे या FD लेंगे या RD लेंगे, उसके अलावा कोई और ऑप्शन उनको नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। तो उसके अलावा और क्या ऑप्शन हैं जिनसे कि इससे बेटर रिटर्न मिल सकता है और जो बहुत ज्यादा रिस्की भी ना हो? देखिए मैम, बिना रिस्क के कोई रिटर्न नहीं, और रिस्क ना लेना इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। मैं नहीं कह रहा कि जाके एकदम ही एक्सट्रीम रिस्क ले लो। तो रिस्कोमीटर पे अगर मैं एक रिस्कोमीटर बनाऊं कि भाई ये रिस्कोमीटर है, तो उस पे कौन चीजें कहां हैं उस हिसाब से उसके रिटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे लोएस्ट रिस्क होता है FD प्रोबेबली, तो उस हिसाब से उसका FD का रिटर्न्स होता है 7%, 7.5%, विच विल नॉट बीट योर इन्फ्लेशन। फिर आप रिस्क मीटर में थोड़ा आगे जाते हो, आप कहते हो यार मैं गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड के बॉन्ड्स आते हैं वो ले लेते हैं, वो करीबन 9, 10, 11% का रिटर्न देते हैं। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपनी FD लेके आती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक श्रीराम फाइनेंस लेके आती है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जब आई एम जस्ट सेइंग आउट ऑफ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। बजाज फाइनेंस है, HDFC है, ये लोग फंड रेज करते हैं मार्केट से डायरेक्टली, तो इनकी FD 1% आपको जनरली मार्केट से थोड़ा ज्यादा दे देती है, सेफ्टी भी रीजनेबली अच्छी होती है। फिर होता है कि कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो थोड़े कम रेटेड होते हैं, पर उसमें 12-15% रिटर्न मिलता है, पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद आपके म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में पैसिव फंड्स आ जाते हैं जो आपको 12 से 14% का जनरली रिटर्न दे देते हैं। उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक आ जाते हैं, या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप आ जाते हैं, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, पर वो ओवर टाइम आपको 15 से 18% देने का
स्कोप होता है उनका, कंपाउंडेड रिटर्न देने का स्कोप होता है। फिर आ जाता है ये सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और आपके पेनी स्टॉक्स और आपका क्रिप्टो और ये सब जो बहुत एक्सट्रीम रिस्की हैं और कभी कभी एक्सट्रीम रिवॉर्ड्स भी दे देते हैं कभी कभी, बिकॉज रिस्क बहुत ज्यादा है। हमेशा रिटर्न्स को रिस्क एडजस्टेड देखना चाहिए। आप सिर्फ एक चीज नहीं देख सकते मैंने इतना रिटर्न कमाया, आपको ये भी देखना पड़ता है मैंने रिस्क कितना लिया। कभी कभी आपका सट्टा सेट हो गया तो आप बोलोगे देखो यार मैं तो रिटर्न्स कमा गया, पर यही उल्टा हो गया तो मैंने तो बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद होते देखी इन सब चीजों से। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग क्रिएट अ बास्केट, create asset allocation, and asset allocation is not related to your age, asset allocation is related to your goal. लोग क्या करते हैं मेरी उम्र के हिसाब से मैं एसेट में एलोकेशन करूंगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपके गोल के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन करो। अगर आप 20 साल के हो, ठीक है, तो लॉजिकली तो आप इक्विटी में बहुत पैसा डाल सकते हो, पर आपको 5 साल बाद पैसा चाहिए, आपको पैसा ही 5 साल बाद चाहिए, आपको शादी करनी है 25 की उम्र में, ठीक है, तो आपको 25 की उम्र में 10 लाख रुपए चाहिए उस टाइम। तो जब आपके पास समय 5 साल का है तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो उसमें क्या होगा 60-70% पैसा आपका चला जाएगा डेट में, जहां फिक्स्ड रिटर्न्स होते हैं। उसमें आप थोड़ा बहुत टियरिंग कर सकते हो, थोड़ा एफडी कर लिया, थोड़ा लिक्विड फंड्स कर लिया, थोड़ा आपने जैसे मैंने ये बैंक्स के नाम बताया उनका कर लिया, और 30-40% आप इक्विटी में डाल सकते हो। अब मैं 35 साल का हूं फॉर एग्जाम्पल, पर मेरा 20 साल का होराइजन है, मुझे पैसे चाहिए 55 की उम्र में, तो ठीक है जी मेरे पास बहुत टाइम है, तो अब मैं ज्यादा पैसा इक्विटी में डालूंगा। इक्विटी में भी मैं ज्यादा पैसा डालूंगा स्मॉल एंड मिड कैप में, क्योंकि मेरे पास 20 साल का टाइम है, कभी ऊपर नीचे हो भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी आप एसेट एलोकेशन करते हो इज बेस्ड ऑन योर गोल, और गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए। तो ये 3 चीजें जरूरी है। स्पेसिफिक यानी कि भाई मेरे को गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मेजरेबल यानी 10 लाख रुपए चाहिए, और टाइम ओरिएंटेड यानी 5 साल में चाहिए। तो जो भी गोल है उसको लिखो, उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन करो और इन्वेस्ट करो, और उसके बाद सोचो मत ज्यादा। हाँ, मार्केट ऊपर नीचे हुई तो हो सकता है ये गोल आप 5 साल की जगह 4.5 में अचीव कर लो, हो सकता है 5 की जगह 5.5 साल में अचीव कर लो। अब उतना तो आपको वेरिएशन देना पड़ेगा ना, भगवान नहीं हो, उतना तो आपको मार्केट्स को स्पेस देना पड़ेगा। बस दैट्स इट, इट्स एज सिंपल।